बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग वैल्यू ऑफ डोनेशन की बात कर रहे थे और हम मोटर व्हीकल्स की डोनेशन पे बात करने जा रहे हैं। और मोटर व्हीकल की डोनेशन में हम क्या बात करने जा रहे हैं कि हम अगर मोटर व्हीकल डोनेट करते हैं तो हम उसको किस तरह वैल्यू करें। पहला रूल क्या है, अगर आप बाहर से न्यू व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं डोनेशन पर्पस के लिए तो उसको आप किस तरह वैल्यू करेंगे। तो न्यू व्हीकल इंपोर्टेड बाय द डोनर शैल बी वैल्यूड एट CIF, यानी कि इंपोर्ट प्राइस, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल द रजिस्ट्रेशन। तो फिर जब तक व्हीकल रजिस्टर्ड ना हो जाए जितने भी ड्यूटीज एंड चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्ज आप पे करेंगे वो सब कुछ जो होंगे वो डोनेशन वैल्यू का बनेंगे, पार्ट बनेंगे। ये आपके सामने सिनेरियो मौजूद है, अब इस सिनेरियो को देख लीजिए आप। केस 1 बना दिया मैंने आपके सामने, वैल्यू ऑफ डोनेशन इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, डिस्क्रिप्शन, इंपोर्ट प्राइस और परचेज कॉस्ट है 12 लाख, यही CIF वैल्यू है। वैल्यू अडॉप्टेड बाय कस्टम अथॉरिटी 18 लाख। कस्टम वाले कहते हैं ये व्हीकल 18 लाख का है। आप मान लें उनकी बात, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आपने 18 लाख का 20% कस्टम ड्यूटी पे की या इंपोर्ट ड्यूटी पे की 3,60,000 रुपए और रजिस्ट्रेशन चार्जेस बेयर की 1,40,000। बताइए जरा, केस 1 में जहां पर आपने न्यू व्हीकल बाहर से इंपोर्ट किया है उस वाले केस में डोनेशन की वैल्यू क्या होगी। रूल 1 के हिसाब से डोनेशन की वैल्यू निकाल के बताइए सब लोग। रूल 1 के हिसाब से सब लोग डोनेशन की वैल्यू निकाल के बताइए। तो रूल 1 के लिहाज से हम क्या करेंगे, क्या पिक करेंगे हम सर, इंपोर्ट प्राइस पिक करेंगे CIF। हम ये पिक नहीं करेंगे, ये पिक करेंगे और ये पिक करेंगे। क्या आंसर बना बताइए, 1,700,000। तो ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ डोनेशन, कोई इशू नहीं, जबरदस्त, बेहतरीन। सेकंड केस देख लीजिए। न्यू व्हीकल्स लोकली परचेज्ड shall be valued at a price paid by the donor plus all duties and charges till the registration। प्राइस क्या पे की और डोनर ने प्राइस पे की 15 लाख रुपए, ठीक है, लोकली परचेज किया, और 1.5 लाख रुपए पे किया उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस। कितना हो गया मिलाकर, 1,650,000। ऐसा ही है, जवाब दें आप सब लोग, ऐसा ही है बेटा, सब लोग जवाब दीजिए। ओके, जबरदस्त। उसके बाद यूज्ड व्हीकल्स इंपोर्टेड बाय द डोनर shall be valued at the import price adopted by the custom authorities। अगर आप यूज्ड व्हीकल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप यूज्ड व्हीकल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप परचेज कॉस्ट ना लें बल्कि वैल्यू अडॉप्टेड बाय द कस्टम अथॉरिटीज लें, प्लस उसमें ऐड कर दें ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस पेड बाय द डोनर टिल द रजिस्ट्रेशन। अब देखें जरा केस 3 क्या है। क्या हम इंपोर्ट वैल्यू लें, CIF वैल्यू लें? जवाब इज नो। क्या लें, वैल्यू अडॉप्टेड बाय कस्टम अथॉरिटीज। कितनी, 10 लाख रुपए। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी, 2 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए क्या है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये कितने का पड़ा आपको, 1,300,000। ये डोनेशन वैल्यू है, ख्याल कीजिएगा, इतने पे अकाउंटिंग नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये आपके सामने डोनेशन को वैल्यू करने का रूल आपके सामने रख दिया मैंने। बोलिए, 13 लाख रुपए समझ में आती है बात आपको, 1,300,000 सबको समझ में आती है बात, गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तमाम बातें अब आपके सामने हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 4 बताइए जरा, पॉइंट नंबर 4 क्या है। पॉइंट नंबर 4 है वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय द 10% अप टू अ मैक्सिमम ऑफ व्हाट 5 इयर्स। तो वैल्यू अडॉप्ट जो की गई है पहले साल में वो 10% से रिड्यूस होगी ऑफ द सेड वैल्यू दैट इज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर ईच सक्सेसिव ईयर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स। जो वैल्यू अडॉप्ट की गई है पहले साल में उसको रिड्यूस करना है, कितने से रिड्यूस करना है, 10% से। किस बेस पर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, कांस्टेंट, हर साल 10% निकाल देना है। ज्यादा में ज्यादा कितने साल तक रिड्यूस करना है, 5 साल तक। तो 10% 5 साल का अगर लें पर ईयर 10%, तो 5 साल का कितना बना, 50%। यानी पॉइंट नंबर 4 वाले केस में आप वैल्यू अडॉप्टेड इन फर्स्ट ईयर को आप रिड्यूस कर सकते हैं ज्यादा में ज्यादा कितना, 50%। आप 50% से ज्यादा उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अभी रिड्यूस क्यों किया जा रहा है, रिड्यूस करने की जरूरत क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज पॉइंट नंबर 4।
तो अब जरा सुनिएगा अच्छी तरीके से। पॉइंट नंबर 4 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट 1, 2 एंड 3। पॉइंट नंबर 4 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट 1, 2 एंड 3। सिनेरियो समझिएगा। 1 के अंदर आपने व्हीकल न्यू इंपोर्ट किया था, न्यू ही डोनेट कर दिया था। 2 में आपने व्हीकल लोकली न्यू परचेज किया था, फॉरेन डोनेट कर दिया था। और नंबर 3 में आपने यूज व्हीकल बाहर से इंपोर्ट किया था और यूज्ड ही डोनेट कर दिया था। लेकिन पॉइंट नंबर 4 इज द कंटिन्यूएशन। क्या मतलब, अगर आप न्यू व्हीकल बाहर से इंपोर्ट करो लेकिन फॉरेन डोनेट ना करो, पहले खुद यूज करो बाद में डोनेट करो। आप लोकली न्यू व्हीकल परचेज करो लेकिन पहले उसको खुद इस्तेमाल करो बाद में डोनेट करो। आप बाहर से यूज व्हीकल इंपोर्ट करो, डायरेक्ट डोनेट ना करो, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर डोनेट करो। तो अगर आप 1, 2 और 3 वाले केस में व्हीकल को पहले खुद यूज करते हैं बाद में डोनेट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर पॉइंट नंबर 4 इस्तेमाल होगा। क्या ये बात समझ में आती है आप? सबसे पूछ रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट 1, 2 एंड 3। पॉइंट नंबर 4 जो है वो पॉइंट 1, 2, 3 का कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं जरा। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, आगे लेके चलते हैं इसको। देखिएगा, अब हम पॉइंट नंबर 4 बनाते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 4 और यहाँ मैंने कोई चीज कवर नहीं की है। अब आप देखिएगा पॉइंट नंबर 4 के लिए। दिस इज व्हाट वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर अगर मैं व्हीकल को पहले साल डोनेट कर देता तो ये वैल्यू अडॉप्ट होती फर्स्ट ईयर में फॉर व्हाट डोनेशन पर्पस। 17 लाख, 16 लाख 50,000, 13 लाख 100। लेकिन अब मैंने व्हीकल को डोनेट किया है, यानी मैं इन सब पे अप्लाई कर रहा हूं केस 4। अगर मैंने व्हीकल डोनेट किया है आफ्टर 3 years, और ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट। अगर व्हीकल मैंने डोनेट किया है आफ्टर 7 years, यानी मतलब केस 1 को कनेक्ट कीजिए केस 4 से। केस 1 को कनेक्ट कीजिए केस 4 से। फर्ज कीजिए आपने बाहर से एक व्हीकल इंपोर्ट किया था और अगर आप उसको इंपोर्ट करते ही डोनेट कर देते तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 17 लाख रुपए। लेकिन उसको आपने डोनेट किया 3 साल इस्तेमाल करने के बाद, तो अब उस पर पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया, अप्लाई हो गया। वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर शैल बी रिड्यूस बाय 10%। तो 17 लाख का 10%, बताइए। अगर मैं 17 लाख वाले व्हीकल को, अगर मैं 17 लाख वाले व्हीकल को 3 साल में डोनेट करूं, 1%, 10% 1 साल का 71,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 30% निकालना है इसका। 170,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 170,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 540,000, 510,000, 510,000, 5,10,000। तो वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर शैल बी रिड्यूस बाय 10% फॉर ईच ईयर। तो अब 17 लाख को आप 10% से रिड्यूस कर दो 3 साल के लिए। 17 लाख में से आप क्या कर लो, 5,10,000 माइनस कर लो। तो जब आपने 17 लाख में से 5,10,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो आंसर क्या बचा, डोनेशन की वैल्यू क्या बनी, 11 लाख 90,000, 11,90,000। ऐसे ही जवाब दें। लेकिन फर्ज करें आप अगर इसी 1 को, जो इंपोर्टेड न्यू व्हीकल था, 7 साल इस्तेमाल करने के बाद डोनेट करते तो आप इसको ज्यादा में ज्यादा क्या कहते हैं,
आप इसको ज्यादा में ज्यादा कितना रिड्यूस करते हैं? 50%, बस उससे ऊपर रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब यूज तो आपने 7 साल किया है, तो इस हिसाब से 70% रिड्यूस होना चाहिए, 30% वैल्यू बचनी चाहिए। लेकिन नहीं, लॉ क्या कहता है कि आप इसको फिर ज्यादा में ज्यादा 5 साल तक रिड्यूस करें, यही लिखा हुआ है वहां पर। 50% रिड्यूस कर दें, 50% वैल्यू बच जाएगी। तो 17 लाख का 50%, 8,50,000। 17 लाख में से 8,50,000 माइनस किया, बचा कितना? 8,50,000। तो फिर अगर आप 7 साल इस्तेमाल करने के बाद ये व्हीकल डोनेट करते हैं, तो आपकी डोनेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,50,000। ठीक है। इसी तरह आप क्या करें, इसी तरह मुझे आप केस 2 को 4 से कनेक्ट कर दें और केस 3 को भी आप 4 से कनेक्ट कर दें। अगर 16,50,000 वाला व्हीकल जो है, हाँ, डोनेशन की वैल्यू इस केस में कम से कम 50% वैल्यू के बराबर होगी, या ज्यादा में ज्यादा आप इसकी वैल्यू को 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं, उससे अब रिड्यूस नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ आपके सामने अभी आ रहा है, दोबारा पढ़ा देता हूँ, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। अगर आप 2 वाले केस में व्हीकल खरीदते ही, लोकली खरीदते ही डोनेट करते हैं, कितना डोनेशन वैल्यू होता? 16,50,000। ठीक है जी। अब आप इसको रिड्यूस करें 3 साल तक के लिए, 30%, जो बचेगा वो होगा 70%। तो अगर आप 16,50,000 का 70% निकाल लें, तो बताइए आंसर क्या बनेगा? 16,50,000 का 70% बताइए सबको। 11,55,000। गुड। और जहां पर व्हीकल जो है वो 7 साल बाद डोनेट हो रहा है, वहां पर आप इसकी वैल्यू को ज्यादा मतलब कितने परसेंट से कम करेंगे? 50% से। तो 16,50,000 का अगर 50% निकाल दे तो 50% बच जाएगा, 8,25,000। तो फिर उस केस में 8,25,000 डोनेशन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है। लास्ट वन आप खुद ही फिल करके बताते हैं कि अगर आप यूज्ड व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं और वो बाहर कितना इस्तेमाल हुआ इससे गर्ज नहीं है हमें, पाकिस्तान में जब वो इंपोर्ट हो गया तो पाकिस्तान में इंपोर्ट होने के बाद कितने अरसे बाद डोनेट हुआ? पाकिस्तान में आपने इंपोर्ट किया, अगर इंपोर्ट करते ही आपने फॉरेन डोनेट कर दिया तो वैल्यू होगी 13 लाख रुपए। और अगर आपने 3 साल बाद डोनेट किया तो 10% से आप उसके 3 साल का इफेक्ट माइनस कर दें, क्या बचेगा? 9,10,000 रुपए। और अगर आप 7 साल बाद डोनेट करते हैं तो डोनेशन वैल्यू क्या बनेगी? 6.5 लाख। ऐसे ही है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। इसको दोबारा पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ द सेड वैल्यू। अगर आप 1, 2 और 3 को जैसा लिखा हुआ है वैसे डोनेट नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको खुद यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, तो 1, 2 और 3 में जो वैल्यू अडॉप्ट की गई है उस वैल्यू को आप रिड्यूस करें 10% से ऑफ द सेड वैल्यू, दैट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर ईच सक्सेसिव ईयर अप टू अ मैक्सिमम 5 years। और ऐसा करते हुए इसको आप ज्यादा में ज्यादा 5 साल तक रिड्यूस करें। तो 5 साल से ज्यादा रिड्यूस ना करें, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बनेगा? 50%। तो ज्यादा में ज्यादा आप व्हीकल की वैल्यू को 50% तक क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। यानी ज्यादा में ज्यादा आपको 50% तक रिड्यूस करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कम से कम आपको डोनेशन की वैल्यू मिलेगी वो व्हीकल के 50% के बराबर होगी, वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर के। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1 इंशाल्लाह क्लियर, 2 क्लियर, 3 क्लियर, 4 क्लियर। अब आते हैं कहां पर? पॉइंट नंबर 5 पर आ जाएं। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए, जवाब दे। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएं। वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर है बेटा। सेड वैल्यू का मतलब क्या है?
जुमला पढ़िए, वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ द सेट वैल्यू। ये जब पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 की कंटिन्यूएशन है तो वही बात कंटिन्यू होगी यहाँ पर, इसलिए पूरी एग्जाम्पल मैंने करवाई है आपको ना। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट की तरफ बढ़े बेटा आगे। पॉइंट नंबर 5 क्या है? यूज्ड व्हीकल लोकली परचेस्ड शैल बी वैल्यूड एज। अब पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आप व्हीकल लोकली परचेस करते हैं यूज्ड, अच्छा पहला केस क्या था? न्यू व्हीकल इंपोर्ट किया डोनेशन के लिए, न्यू व्हीकल लोकली परचेस किया, यूज व्हीकल इंपोर्ट किया। अब 5 क्या है? यूज्ड व्हीकल लोकली परचेस कर रहे हैं। अच्छा इसमें कहीं भी लोकली मैन्युफैक्चर नहीं लिखा हुआ, लोकली परचेज हो सकता है किसी ने इंपोर्ट किया हो, आप लोकली परचेज कर रहे हैं। लोकली मैन्युफैक्चर्ड लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लोकली परचेज इस्तेमाल हुआ है। कोई इंपोर्ट करके ले आया पाकिस्तान में, हम उससे लोकली परचेज कर रहे हैं, तो फिर हम लोकल वाले हिसाब से चलेंगे। अगर हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम पर पॉइंट नंबर 1 अप्लाई होगा, पॉइंट नंबर, और अगर हम लोकली परचेज कर रहे हैं न्यू तो पॉइंट नंबर 2 अप्लाई होगा। अगर हम खुद यूज्ड व्हीकल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 3 अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम यूज्ड व्हीकल लोकली परचेज कर रहे हैं तो भले बाहर से कोई इंपोर्ट करके लेकर आ गया हो, हम तो उसको लोकली परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो पॉइंट नंबर 5 इज फॉर व्हाट? यूज्ड व्हीकल लोकली परचेज्ड। तो अब जब आप यूज्ड व्हीकल लोकली परचेज की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या देखना है? 2 चीजें देखनी है। ठीक है, इसमें आपको 2 चीजें देखनी है। अब तवज्जो कीजिएगा सब लोग जरा, मैं यहाँ ला रहा हूँ, मैं इसको अगले पेज पे लिखने जा रहा हूँ। यूज्ड व्हीकल लोकली परचेज। अगर आप यूज व्हीकल लोकली परचेज कर रहे हैं अप टू 5 years ओल्ड, ठीक है जी, मोर देन 5 years ओल्ड, तो अगर अप टू 5 year ओल्ड है रिड्यूस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट फॉर ईच ईयर। ठीक है जी, यानी अगर व्हीकल 5 साल तक पुराना है तो आप क्या करो, कॉस्ट का 10% रिड्यूस करो। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल मतलब नए नए व्हीकल की कॉस्ट, अगर मतलब ये तो आपने आपने तो पुराने में खरीदा है, लेकिन अगर यही चीज जब डॉक्यूमेंट्स में होगी तो ये ओरिजिनली कितने का परचेज किया गया था वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देंगे। तो आप क्या करें, उस वैल्यू का 10% तक क्या करें, कम करें फॉर ईच ईयर। जवाब दें बेटा। हाँ, इट इज लाइक डेप्रिसिएशन बट इट इज नॉट डेप्रिसिएशन, ये है तो नहीं डेप्रिसिएशन लेकिन वैल्यू रिड्यूस करने का बोला गया। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा जवाब दीजिएगा इस एग्जाम्पल का। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के जवाब दीजिएगा। 3 years old vehicle purchase for donation।
फॉर ₹600,000. Original cost was 1 million. Value of donation. तो बताइए वैल्यू ऑफ डोनेशन क्या होगी? बताइए वैल्यू ऑफ डोनेशन क्या होगी? हाँ जी, वैल्यू डोनेशन क्या होगी? जरा आप पॉइंट नंबर को पढ़ लीजिए जरा. पॉइंट नंबर 4 क्या है? यूज व्हीकल लोकली परचेज. तो इफ व्हीकल्स आर अप टू 5 years old, value shall be original cost as reduced by 10% for every year following the year in which it was imported or purchased. ठीक है जी. तो आपको क्या करना है जनाब कि हर साल उसको 10% से रिड्यूस करना है. ठीक है जी. यानी कि 10 यानी मतलब पूरा साल जो है ना कंप्लीट काउंट करना है आप. अच्छा, तो इसका मतलब क्या, अगर व्हीकल जो है वो 3 साल पुराना है तो क्या करें बेटा? अगर आपने 3 साल पुराना व्हीकल परचेज किया तो ये मत देखें कि आपने कितने का परचेज किया, इसका इसमें कोई यूज नहीं है. आपने कितने का परचेज किया इसका कोई यूज नहीं है इसमें. आप सिर्फ क्या करें, ओरिजिनल कॉस्ट लें. कितनी? 10 लाख रुपए. उसका निकाला 10%, कितना बना? 1 लाख रुपए. मल्टीप्लाई बाय 3 का कितना बना? 3 लाख रुपए. और 10 लाख में से 3 लाख रुपए क्या कर दें? माइनस कर दे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 लाख रुपए. तो 7 लाख रुपए क्या बन जाएगी? आपकी डोनेशन वैल्यू. ठीक है, बात समझ में आती है सबको? हाँ बेटा, कोई सवाल है? सरवान बेटा कोई क्वेश्चन है? सरवान कोई सवाल है बेटा आपका? नहीं. अच्छा, उसके बाद अब सेकंड केस क्या बनेगा इसका? अगर व्हीकल इज मोर देन 5 year old, तो इसमें दो बातें. नंबर 1, इफ व्हीकल इज मोर देन 5 year old क्या करेंगे आप? 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. नंबर 2, परचेज प्राइस which ever is higher. ठीक है जी. परचेज प्राइस विच एवर इज हायर. ये आप देखें जरा इस बात को. यानी कि 50% ले ओरिजिनल कॉस्ट का, या आपने जो परचेज प्राइस बेयर की है, इन दो में जो हायर होगा वो डोनेशन की वैल्यू बनेगा. देखें, अप टू 5 years ओल्ड में हमने परचेज प्राइस कंसीडर ही नहीं किया, कि कहीं भी परचेज प्राइस का तस्करा मौजूद नहीं है. गौर कीजिएगा, मैं पॉइंट नंबर 5 को दोबारा पढ़ रहा हूं. यूज व्हीकल लोकली परचेज शैल बी वैल्यूड एज, if vehicles are up to 5 years old, value shall be original cost as reduced by 10% for every year following the year in which it was purchased or imported or purchased. ठीक है जनाब. तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 5 का जो पहला बुलेट है उसमें परचेज प्राइस का, सेकंड हैंड की जो परचेज प्राइस है उसका कोई तस्करा नहीं है. लेकिन जो उसका सेकंड बुलेट है, if vehicles are more than 5 years old, value shall be the purchase price paid by the donor for the used car or 50% of the original value whichever is higher. अब मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल्स देने जा रहा हूं बेटा. इसकी एग्जांपल्स मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देने जा रहा हूं. ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स अब क्या हैं वो देखिएगा आप. तो ये
इसमें फर्दर केस बना रहे हैं आपके सामने। केस 1, ओरिजिनल कॉस्ट 12 लाख, ठीक है। सेवन ईयर्स ओल्ड, परचेज कॉस्ट 7 लाख, ठीक है। उसके बाद केस 2, ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख, सेवन ईयर्स ओल्ड, परचेज कॉस्ट 6 लाख, ठीक है जी। अब ये दोनों मैंने 5 के लिए बनाए केस, बताइए जरा, जवाब दीजिए आप। 5 के लिए बताइए जरा, आप लोग जवाब दीजिए कि भाई क्या केस बनेगा। बोलिए। 5 का जो सेकंड बुलेट है उसका केस 1 और 5 के सेकंड बुलेट का केस 2, क्या आंसर होगा? हमने डोनेशन पर्पस के लिए 7 साल पुराना व्हीकल परचेज किया है। हमने डोनेशन पर्पस के लिए 7 साल पुराना व्हीकल परचेज किया है। तो अगर व्हीकल 5 साल से ज्यादा पुराना है तो फिर दो में से कोई एक वैल्यू डोनेशन बनेगी। 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, जवाब दें, या परचेज कॉस्ट लेंगे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। सबसे बात कर रहा हूं बेटा, जवाब दीजिए। केस 1 भाई अप्लाई करके देखिए ना इसको आप। परचेज कॉस्ट 7 लाख रुपए। नंबर 2, 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कितना बनेगा? 6 लाख रुपए। विच एवर इज हायर, higher above his value of donation, whichever is higher, whichever is higher, ठीक है जी, 7 लाख। उसके बाद अगर आप केस 2 सॉल्व करते हैं तो आप लिखें बेटा, परचेज कॉस्ट 6 लाख रुपए। नंबर 2, 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 7.5 लाख रुपए। हायर, हायर ऑफ अबव क्या बनेगा? 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ डोनेशन। जवाब दीजिए बेटा। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? ये पांचों पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए?
क्या पांचों पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा? जवाब दीजिए। ओके जनाब, अच्छा जी ओके। तो अगर वाकई समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं जरा कुछ और चीजों को। चलो, अब ये सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्च 2002 में आया था बेटा आईकैप में। इसको आप जरा सॉल्व करके बताइए, कर सकते हैं आप लोग सॉल्व? जवाब दीजिए। मिस्टर अशरफ के नाम से क्वेश्चन, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? जवाब दें सब लोग। तो थोड़ी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा, जब तक आप इसको सॉल्व करें फिर मैं इसको रिज्यूम करता हूं। देखिए, मिस्टर अशरफ मेड द फॉलोइंग डोनेशंस ड्यूरिंग द इनकम ईयर। अच्छा, ₹10 मिलियन दिए कैश में टू अ रिलीफ फंड स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट लिखा हुआ आएगा और कुछ मेंशन ना हो तो ऑब्वियसली आप कौन सी गवर्नमेंट अज्यूम करेंगे? फेडरल गवर्नमेंट। जब आप पैसा देते हैं फेडरल गवर्नमेंट के रिलीफ फंड में तो वो ऑटोमेटिकली क्लाउज 61 में फॉल कर जाता है, अनलेस कि वो 64 में अलग से मेंशन हो। ठीक है ना? तो ये क्या है, 2 मिलियन आपके लिए क्या बन गए? स्टेट अलाउंस बन जाएंगे, अलाउंस। जवाब दीजिए, अलाउंस बनेंगे नहीं बनेंगे? रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, क्या ये 2 मिलियन आपके लिए अलाउंस बनेंगे? क्योंकि आपने इसको कहाँ पे किया है? गवर्नमेंट के रिलीफ फंड में। आप सबके जवाब का मुंतजिर हूँ बेटा। बाकी आपसे सॉल्व हो जाएगा बेटा, पहले आप देख लें, सीख लें आप इसको। उसके बाद नंबर 2, पर्सनल कार आपने डोनेट कर दी। दिस कार वाज परचेज्ड बाय मिस्टर अशरफ 4 years अगो। ये गाड़ी अशरफ साहब ने 4 साल पहले परचेज की थी। कॉस्ट कितनी है इसकी? 8 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 6 लाख। तो भाई ये गाड़ी अशरफ साहब ने 4 साल पहले परचेज की थी, और 4 साल पहले न्यू परचेज की हो, 4 साल पहले भले उन्होंने क्या कहते हैं इम्पोर्टेड परचेज की हो, चाहे उन्होंने 4 साल पहले जो है वो क्या कहते हैं यूज परचेज की हो, जो भी उनको कॉस्ट पड़ी उसकी या वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर जो भी हुई, उसका क्या करना है? उनको 10% रिड्यूस करना है। तो 8 लाख का निकालें 10%, 8 लाख का निकालें 10%, 80,000 बनेगा। 80,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। 80,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, कितना बनेगा? 3,20,000। तो आप 8 लाख में से 3,20,000 माइनस कर दें, बचा क्या आपके पास? 8 लाख माइनस 3,20,000, 4,80,000। तो वैल्यू ऑफ डोनेशन इस केस में क्या बनी? 4,80,000। ये हमने कौन सा वाला पॉइंट अप्लाई किया? पॉइंट नंबर 4 अप्लाई किया। द वैल्यू अडॉप्टेड इन द फर्स्ट ईयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। कि ये गाड़ी खरीदी गई है, नहीं खरीदी गई हो इम्पोर्टेड, नहीं खरीदी गई हो लोकल, या यूज परचेज इम्पोर्ट की हो बाहर से, लेकिन ये पहला खुद यूज की उसके बाद डोनेट की गई है। ठीक है ना? तो इस केस में वैल्यू ऑफ डोनेशन 4,80,000 है। लेकिन पहले देख ले डोनेशन किसको मिला है? इंस्टीट्यूशन को मिला है, और वो इंस्टीट्यूट कौन है? अप्रूव्ड है, यानी वो कोई इदारा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज है, और उसको डोनेशन इन काइंड दिया है। तो ये डोनेशन देने की वजह से हम एलिजिबल हो गए किस चीज के लिए? रिबेट के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अगर ये क्लाउज 61 वाला इदारा होता तो इसको अप्रूव लिखने की जरूरत नहीं थी, उसका नेम मेंशन होता, या ये मेंशन होता कि भाई ये इंस्टीट्यूट जिसको हमने डोनेशन दिया, ये मेंशन है क्लाउज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में। एग्जामिनर 2 तरीकों से आपको क्लाउज 61 वाला इंस्टीट्यूट दे सकता है, या तो इंस्टीट्यूट का नाम दे सकता है, या ये बोल दे जिस इदारे को डोनेशन दिया गया है वो इदारा क्लाउज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। तो अगर खाली ये लिखा हुआ है कि अप्रूव इंस्टीट्यूट को दिया है, तो मान लें कि भाई ये आपने उस इंस्टीट्यूट को दिया है जो अप्रूव्ड है फॉर व्हाट? डोनेशन पर्पस, और इसको डोनेशन देने से आप एलिजिबल हो गए किस चीज के लिए? रिबेट के लिए। तो ए वाला डोनेशन जो है वो अलाउंस है, और बी वाला डोनेशन जो है वो रिबेट है। उसके बाद सी जो है, आपने मेडिसिन डोनेट की हैं, किसको? प्राइवेट हॉस्पिटल को, जो कि अनअप्रूव्ड है। तो डोनेशन तो आपने दे दिया,
लेकिन क्योंकि आपने अनअप्रूव इंस्टीट्यूट को दिया, लिहाजा आप इस मेडिसिन वाले अमाउंट के ऊपर एलिजिबल नहीं होंगे डोनेशन के रिबेट के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट एलिजिबल फॉर रिबेट ऑन डोनेशन इज व्हाट 480,000, जो कि पॉइंट नंबर बी है। और जो ए है वो अलाउंस है। अलाउंस क्या करेगा, आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस करेगा टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। चले अब इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या, एडवाइस रिगार्डिंग अलाउंस फॉर डोनेशन विच मे बी क्लेम्ड बाय हिम if his salary income is rupees 8 million after considering all admissible deductions। जवाब दीजिए। अब ये मुझे जवाब दें आप सब लोग, जो 8 मिलियन है ये इसकी टोटल इनकम है या टैक्सेबल इनकम? ये 8 मिलियन टैक्सेबल इनकम है, यानी कि ये 2 मिलियन का अलाउंस माइनस करने के बाद है। ये 2 मिलियन का अलाउंस माइनस करने के बाद। अब मैं जरा इसको सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूं, तो मैं इसको किस तरह सॉल्व कर रहा हूं जरा देखिएगा। मिस्टर अशरफ, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर 2020। तो अगर ये 8 मिलियन 2 मिलियन का अलाउंस माइनस करने के बाद है, तो मिस्टर अशरफ की टोटल इनकम क्या हुई, 10 मिलियन। ठीक है जी। अगर ये ना लिखा होता कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडमिसिबल अलाउंसेस, तो हम फिर क्या करते, इसको टोटल 8 मिलियन को टोटल मानते। लेकिन क्योंकि 8 मिलियन जो है वो तमाम एडमिसिबल अलाउंसेस माइनस करने के बाद है, तो इसका मतलब क्या, डोनेशन वाला अलाउंस इसमें से माइनस हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसको ग्रॉस दिखाते हैं, भाई ग्रॉस इनकम कितनी है, टोटल इनकम 10 मिलियन, और इसमें से लेस होता हुआ दिखा रहे हैं क्या, डोनेशन अलाउंस कितना बेटा, 2 मिलियन। और ये मिल जाएगी आपको क्या, टैक्सेबल इनकम। कितने मिल जाएगी, 8 मिलियन। अब आप लोग क्या करें, 8 मिलियन पर आप टैक्स वर्कआउट करें, तो पूरी सैलरी है, तो टैक्स लायबिलिटी क्या बन जाएगा, सैलरीड केस। टैक्स निकालिए, टैक्स ऑन रुपीस, लोअर लिमिट क्या बताइए, लोअर लिमिट क्या बताइए, लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट 5 मिलियन, टैक्स ऑन रुपीस 5 मिलियन, कितना, 6,70,000। और ऐड टैक्स ऑन रुपीस 3 मिलियन एट कितने परसेंट पर, 22.5%। कितना बना, कितना बना, 3 मिलियन का 22.5%, 675,000। टोटल कीजिए इसका, 1,345,000। लेस क्या करना है इसमें से,
रिबेट ऑन डोनेशन, रिबेट ऑन डोनेशन लेस करना है, उसकी वर्किंग कर लीजिए। रिबेट ऑन डोनेशन निकलेगा एट एवरेज rate of tax on the lower of number 1 actual amount of donation। तो क्या डोनेट किया था, गाड़ी डोनेट की थी, उसकी वैल्यू क्या है भाई 4,80,000, उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया 10% से, ठीक है ओके। नंबर 2 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जरा सब लोग 8 मिलियन का 30% निकालें, टैक्सेबल इनकम 8 मिलियन है, उसका 30% निकालें, आंसर आएगा ₹2,400,000, ठीक है सही है बेटा। तो विच एवर इज लोअर 480,000, रिबेट वर्कआउट कीजिए, A upon B multiplied by C। what is A, what is A, tax liability before rebate on donation 1,345,000, what is B, taxable income 8 million, and what is C, the lower of above, 1 और 2 से लोअर है वो क्या बनेगा, C बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा A अपॉन B से। जवाब दे बेटा। अभी जो रूल्स पढ़े उसमें एफएम के कहीं तस्करा पड़ा बेटा, हमजा बेटा अभी जो रूल्स पढ़े 1 से लेके 5 तक, उसमें कहीं भी आपने फेयर मार्केट वैल्यू का तस्करा पड़ा, फिर बेटा हम उन्हीं रूल्स को सीख रहे हैं ना बेटा, आप वो रूल्स दोबारा पढ़िए, उन रूल्स में कहीं भी उस व्हीकल की मौजूदा फेयर मार्केट वैल्यू का तस्करा नहीं, ठीक है। हाँ अगर व्हीकल के अलावा कोई हमजा कोई घर का फर्नीचर होता और यूज्ड फर्नीचर डोनेट करता, ठीक है, तो फिर वो अदर आइटम में फॉल करता, फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेते हमजा बेटा। लेकिन व्हीकल को वैल्यू करने के लिए अलग से रूल दिए हुए, इसलिए हम व्हीकल्स वाले रूल के तहत क्या करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे। हाँ जी क्या आंसर आया, 80,700, 80,700, ये आपका आंसर आ गया वर्किंग नंबर 1 की। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी आपकी बेटा आफ्टर रिबेट, 1,345,000 में से आप क्या करें, अगर 80,700 माइनस कर दें, तो आंसर क्या बनेगा आपका 1,264,300। ठीक है जी, ये अमाउंट क्या है आपको पे करना है आफ्टर रिबेट, और अगर इसमें से कोई एडवांस आपने पे किया हुआ तो उसको लेस कर दें, और अगर कोई एडवांस पे नहीं किया हो तो यही आपका टैक्स पेबल बन जाएगा। क्लियर बात बेटा सबको, जवाब दीजिए। ये हमारा रिबेट और डोनेशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर आगे, अभी स्टिल और डोनेशंस अभी स्टिल जो है वो और रिबेट्स के हैं बाकी, ठीक है जनाब।
तो बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। आज तक इतना ही, फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। आप इसका डॉक्यूमेंट में से आंसर देखिएगा। किताब आप ले लें, मेरे ख्याल से शेख लाइब्रेरी अगर खुली हो तो वहाँ से आप किताब मंगवा लें या परचेस कर लें, ताकि आपके पास घर पे किताब आ जाए पढ़ने के लिए। और अगर किताब नहीं है तो ये नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं, जो लिंक दिए हैं, ऑब्वियसली ये स्कैन फोटो खींचे गए हैं, बेहतर है किताब आपके पास हो ओरिजिनल। इसके अलावा आप स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक स्टॉप करता हूँ इंशाल्लाह। बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होंगी।